जी बंधुओं नमस्कार। आज मैं आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ दिल्ली की राजनीति और अरविंद केजरीवाल विषय पर। यह विषय अनेक बार अनेक लोगों के लिए बहुत अजूबा आश्चर्यजनक होता है। लोग बहुत कुछ इस बारे में जानते समझते भी हैं, समय आने पर उसकी चर्चा भी वार्ता भी करते हैं। राजनीति के जानकार और विशेषज्ञों की भी भारी मात्रा है इस देश में, और वो अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से सारे चीज़ों का विवेचन विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ी अलग दृष्टि और विचार रखता हूँ और तदनुसार मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को आप देखिए तो उस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आपको 99% से अधिक लोग या तो अधिवक्ता मिलेंगे या तो पत्रकार मिलेंगे अथवा वहाँ आपको अध्यापक मिलेंगे। अध्यापक, अधिवक्ता और मीडिया कर्मी, पत्रकारिता से प्रिंट मीडिया उस समय चलता था। छोटे छोटे अखबार लोग निकालते थे, पत्रिकाएं निकालते थे, उसको बांटते थे और देश हित में जागरूकता और अन्य सारी गतिविधियां संचालित करते थे। इन तीन के अलावा आप अगर सर्च लाइट लेके भी ढूंढेंगे तो कोई नाम में नहीं मिलेगा। एक आध दो नाम कहीं कोई मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अन्यथा स्वतंत्रता आंदोलन के समूचे इतिहास में गैर अध्यापक, गैर पत्रकार और गैर अधिवक्ता के अलावा आपको कोई प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि सार्वजनिक जीवन के लिए विचार करने के लिए इनके पास अवकाश भी होता है, रुचि भी होती है और सार्वजनिक जीवन जैसा कार्य भी इनका होता है। इनका कार्य सार्वजनिक जीवन से भिन्न प्रकार का कार्य, पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य होता है इनके पास, और इसलिए ये शिद्दत से उस कार्य से जुड़ते हैं और उसमें परिणाम भी देते हैं। लेकिन जब बाकी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति राजनीति में आता है, सार्वजनिक जीवन में आता है, तो उसके साथ परिस्थिति थोड़ी भिन्न होती है। और जब वह व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति में सेवा के भाव से आया हूं, मैं समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए राजनीति में आया हूं, तो वहीं आपको, हमको या किसी को भी तुरंत सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए कि चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र का हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र का हो, चाहे कोई ठेकेदारी पेशे का व्यक्ति हो या ब्यूरोक्रेसी का कोई व्यक्ति, किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, यदि वह राजनीति में आना चाहता है और कह रहा है कि मैं सेवा के भाव से आना चाहता हूं, तो इसका मतलब है उसका मंतव्य ठीक नहीं है, उसके मंतव्य में कहीं खोट और पूर्वाग्रह है और उसका उद्देश्य छुपा हुआ है और किसी छुपे हुए एजेंडे के साथ वह काम करने के लिए आना चाहता है। क्योंकि जहां वो वर्तमान समय में है, चाहे चिकित्सक के पेशे में है, चाहे इंजीनियरिंग के पेशे में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे व्यापार में है, चाहे अन्य किसी भी गतिविधि में है, वहां सेवा का कार्य करने के लिए राजनीति से अधिक बेहतर अवसर है, संभावना अधिक है। लोगों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य आप वहां कर सकते हैं, बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहां का पब्लिक का काम आपका नहीं होता है। आप पब्लिक में जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनके लिए आप बेहतर सेवा का कार्य कर सकते हैं, बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया यदि राजनीति में आप आ रहे हैं और आप गैर अध्यापक हैं, अगर आप गैर पत्रकार हैं, यदि आप गैर अधिवक्ता हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेवा के भाव से नहीं आ रहे हैं, आपका कोई छिपा हुआ एजेंडा है। क्योंकि
इंजीनियरिंग के फील्ड में रखकर समाज और देश की कितनी सेवा आप कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, आप अच्छा पुल बनाइए, अच्छा सड़क बनाइए, अच्छा भवन बनाइए, अच्छा विद्यालय बनाइए और न जाने क्या क्या कार्य करिए, वो सब इंजीनियरिंग पेशे का देश और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ी सेवा होगी। आप चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हैं, आप क्या चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा सेवा का अवसर और कार्य है पूरे देश में और दुनिया में। उसको छोड़ के आप राजनीति में आ रहे हैं और कह रहे हैं सेवा का कार्य करेंगे। इसका मतलब आप सेवा का कार्य नहीं करना चाहते हैं। आप व्यापार में हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आपके पास धंधा पैसा है, बिजनेस है, आमदनी है, व्यय है, आप आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका एक्सपेंडिचर है, ये सारा रेशियो है। उससे समाज और लोग के कल्याण के लिए आप क्यों नहीं काम करते? आप कितने लोगों का कल्याण करते हैं, कितने लोगों की सेवा करते हैं, कितने लोगों के भला के लिए काम करते हैं? आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी में रह के आप कितना समाज और देश का भला कर सकते हैं? कितनी अपरिमित संभावना है। और आधी राजनीति को तो ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है। आप वहां रह के समाज और देश का कितना बड़ा भला कर सकते हैं। इसलिए राजनीति में या तो स्वतंत्र सामाजिक व्यक्ति, स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्ति को आना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इसका साक्षी है, अथवा अध्यापक, अधिवक्ता और पत्रकार बंधुओं को आना चाहिए। वो भी आज के ग्लैमरस पत्रकारिता जो टेलीविजन चैनल वाला है उससे मुक्त पत्रकार, जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, वो ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा मजबूती से, चाहे उसमें बहुत सारे लोग लेकिन खड़े करें, लेकिन आज भी उसमें अच्छी संभावना, अच्छे लोग आते हैं वो कार्य करने के लिए। इस अर्थ में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीति करने के लिए आए, 1952 में वो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक लोअर ब्रांच से उनका चयन हो गया 1992 में। 1952 में, 1968 में पैदा हुए, 1992 में उनका चयन हुआ और दिल्ली के आयकर विभाग में बहुत सारे स्थानों पर, पदों पर उन्होंने कार्य किया। 2000 में उस सेवा से मुक्ति ले लेते हैं। मुक्ति नहीं लेते हैं, वो सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। अब देखिए उनका छुपा हुआ एजेंडा कैसा है। लोग, समाज और दुनिया को दिखाना वो क्या चाहते हैं और वास्तव में करना क्या चाहते हैं, वो अब आपको सबको दिखाई पड़ रहा है। वो सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए आंदोलन चलाए। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको तदर्थ रूप में स्वीकार किया और 2005 में RTI एक्ट ही बाकायदे बन के आ गया। और जनता के लिए कार्य वो कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर सक्रियता के लिए कार्य कर रहे हैं, लोक के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, पारदर्शिता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता भ्रष्टाचार से मुक्त हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को करने के लिए वो बाकायदा आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिल जाए। 2006 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है। अवार्ड मिलते ही वो और फास्ट हो जाते हैं। 2010 आते आते वो अपने पार्टी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कर देते हैं। फिर वो लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। उस लोकपाल के आंदोलन में किरण बेदी से लेके, रालेगांव सीधी के अन्ना हजारे जी से लेके जितने भी सामाजिक रूप से सक्रिय और विशिष्ट लोग थे, उन सबको जोड़कर उसने फिर आंदोलन शुरू। और वो आंदोलन किस लिए शुरू किया? लोकपाल का आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ कार्य किए जाने वाले आंदोलन की वो शुरुआत थी। और उस आंदोलन में भी हम सरकार से पारदर्शिता चाहेंगे। लोकपाल विधेयक इसलिए आएगा कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जन कल्याण का कार्य होगा, आम आदमी बेहतर परिणाम देगा। और अन्ना हजारे और गांधी टोपी लगाकर अब उसमें आप पार्टी का लोगो, सिंबल लिखकर अब हर जगह घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2013 की विधानसभा का चुनाव लड़े और लगभग 22,000 मतों से, लगभग 24,000 मतों से वो शीला दीक्षित, जो 3 बार की उनकी मुख्यमंत्री थी नई दिल्ली से, वो 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 24,000, 23,000 समथिंग वोटों से उनको हरा देते हैं। और हराने के बाद
फिर उसी कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना देते हैं। एजेंडा देखिए क्लियर है उस आदमी का, उस व्यक्ति का कंसेप्ट क्लियर है। अगर उस कंसेप्ट को लोक समाज और सुबुद्ध राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति में 100% रचा बसा व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो यह उसका दोष है, यह अरविंद केजरीवाल का दोष नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग उनके एजेंडे को नहीं समझ रहे हैं तो वो न समझें, ये उनका दोष है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा पूरी तरह क्लियर है कि आप IRS होके, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर होके आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? वहां आप सेवा करते, आप आयकर विभाग में देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को आपने दूर करने के लिए पिछले 8 साल में, जो आप 1992 से 2000 तक सेवा में थे, आपने क्या कार्य किया? आयकर विभाग में भ्रष्टाचार सर्वाधिक है, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपने क्या कार्य किया? कोई कार्य नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया। और उस दौरान उन्होंने जितना धन कमाया और उस धन में जिन लोगों को, जिन व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया, और लाभान्वित किए हुए लोगों को आज तक चंदा उनसे प्राप्त करते रहे हैं और उनका उपयोग और दोहन करते आ रहे हैं। उनका एजेंडा पूरी तरह क्लियर है और उस एजेंडे को भाजपा ने समझा तो जरूर, लेकिन 13 पर इसलिए भाजपा बहुत ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि उसको लगा, उससे 2-3 गलतियां भाजपा से हो गई अनजाने में, कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पूरी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, अन्य पूरी जो टीम थी सोशल मीडिया पे, छुपे कुछ अघोषित रूप से हम लोग भी बहुत सारी गतिविधियों में सांगठनिक तौर पर कहीं न कहीं चीज़ों को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। उन लोगों को लक्ष्य था कि 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है और उसमें देश और समाज हित के लिए जो यूपीए की सरकार है उस सरकार को जाना और एनडीए की सरकार का आना बहुत आवश्यक है। इसलिए टारगेट और लक्ष्य, फोकस बड़ा था। एक वह लक्ष्य था, उस लक्ष्य के नाते अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, यह भ्रम पैदा हुआ गया भाजपा को, उसमें इनको रास्ता साफ करने का एक मौका मिल गया। पहली गलती यह हो गई। दूसरी गलती भाजपा से 2013 के विधानसभा के चुनाव में हुई कि हमेशा दिल्ली की राजनीति में पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति सबसे अधिक हावी होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुत सारी जनसंख्या वहां रहती है, ये अलग बात है। पूर्वी दिल्ली में रहती है बहुत सारी जनसंख्या, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बहुत सारी जनसंख्या रहती है, लेकिन जो जनसंख्या रहती है 7 लोकसभा में 70 विधानसभा, प्रत्येक लोकसभा में 10 विधानसभा है, इन स्थानों पर लोगों को यूज करने की कला भी वे पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति के जो राजनीतिज्ञ हैं वो जानते हैं, और कैसे इनको मतिभ्रम किया जाए और कैसे अपने हक में उपयोग किया जाए मतदाताओं का, वो भी ये चीजें जानते हैं। दूसरी गलती इन लोगों से हो गई कि इन लोगों ने दिल्ली के बाहर के व्यक्ति को प्रपोज किया, आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ता दिया कि वो चुनाव लड़के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसको आगे किया जाए, और वह भी बहुत वेल प्लान्ड नहीं हुआ क्योंकि साल भर बाद इनका लक्ष्य था लोकसभा का चुनाव। एक तीसरी गलती हो गई क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्य जो बनाया, जो बहुतायत आबादी है, देखिए कैसे यूज किया। वो हरियाणा मूल के हिसार के रहने वाले हैं और उनको लगा कि हरियाणा दिल्ली कल्चर में तो मैं फिट हूं ही। मैक्सिमम जो ठेला, खोमचा, ऑटो रिक्शा चालक, हाथ रिक्शा चालक और रेहड़ी पर यानी पटरी पर काम करने वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले, मोची का काम करने वाले, अन्य बहुत सारे जो लाखों की संख्या में लगभग 25-26 लाख लोग हैं और उनके परिवार के लोग, उनके मतदाता हैं, ऐसे लोगों को हम यूज करें। और इसलिए उनको मौका लग गया कि हम इन लोगों को कैसे बगलाएं और बरगलाकर उनको बताएं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर रात को सोना, उसका फोटो लीक करना, अखबारों में छपवाना, लोगों को बंटवाना,
रेल बस स्टेशन पर सोना, फुटपाथ पर सोना, 4-6 लोगों के साथ वेल प्लान्ड, उसको एकदम तंत्र बना लिया कि मुझे कैसे डिफेम करना है कांग्रेस और भाजपा को, और कैसे अपने आप को गरीबों का और निचले तबके के लोगों का उपयोग करना है। और उसमें जब पुलिस आयुक्त थी किरण बेदी, वे किरण बेदी पुलिस आयुक्त रहते हुए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और अतिक्रमण को लेकर बहुत सख्त नजरिया अपनाया था उन्होंने। उस अतिक्रमण को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने इन वर्गों को, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, हाथ रिक्शा चालक हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले, पटरी पर काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये जूता मोची सिलने वाले काम करने वाले लोग हैं, कपड़ा प्रेस करने वाले लोग हैं, मोटर मैकेनिक छोटे मोटे हैं, इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को उनके द्वारा जाने अनजाने में एक तरह से उनका उत्पीड़न हुआ। वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महसूस किए थे उस दौरान। और जब राजनीतिक फ्रंट पर इनका आया कि ये लोग उनको आगे करके राजनीति लड़ना चाहते हैं और इनके बनस्पत तो हमारे सामने वो नेता है जो हमारे हक की लड़ाई हमारे लिए काम करने वाला है, यहां एक तीसरी चूक हो गई। और भले सुल्तानपुर के रहने वाले हर्षवर्धन जी हैं, लेकिन जन्म से उनके पूर्वज दिल्ली में बस गए हैं, वो दिल्ली संस्कृति के व्यक्ति हो चुके हैं। और आप शुरू से देखिए, दिल्ली में चाहे मदन लाल खुराना हो, चाहे साहेब सिंह वर्मा हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे अब अरविंद केजरीवाल हो, ये सब दिल्ली की संस्कृति। शीला दीक्षित जी रायबरेली की भले हैं, लेकिन वो पीढ़ियों से दिल्ली में हैं। दिल्ली की एक पंजाबी संस्कृति की रची बसी लोग हैं, उनकी स्वीकार्यता है उस संस्कृति में। हर्षवर्धन जी की उस संस्कृति में स्वीकार्यता है, लोग उनको मान चुके हैं उस वर्ग का। एक चौथी गलती, हमको ऐसे नेतृत्व को आगे करना चाहिए जो उस संस्कृति को समझता हो, वो संस्कृति के लोग, उस विचार के लोग, उस मनोभाव के लोग, उस व्यवहार और आचरण के लोग उसको स्वीकार करें, और वह अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से भी अपने आप को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके। ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को फ्रंट पर करना चाहिए, आगे करनी चाहिए। फिर एक इस विधानसभा चुनाव में गलती कर दी मनोज तिवारी। एक बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए, ग्लैमर की दुनिया में मनोज तिवारी की निंदा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन 2009 की लोकसभा में गोरखनाथ जी के महंत आदित्यनाथ जी महाराज के खिलाफ उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। उनकी इमेज बहुत अच्छी थी कि वो अमर सिंह जी के बड़े खास व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत खास व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी और कार्यक्रमों में बहुत नज़दीकी हिस्सा लेते थे, वो बहुत सक्रिय रूप से गतिविधियों में शामिल होते थे, और उनकी जो इमेज थी वह संगठन के, राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन के, भाजपा, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या इन संगठनों से जुड़कर इनके मनोविज्ञान, मनोभाव को लेकर इनको जोड़कर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। दूसरी चीज, मनोज तिवारी जी दिल्ली और हरियाणा की संस्कृति और वहां के परिवेश से आत्म साक्षात्कार करके उनसे जुड़ने वाले भी व्यक्ति नहीं थे। तीसरी बात, वो मनोज तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से जुड़ाव रखते हैं। यह पूरा एक्सपोजर हो गया, पूरा फैलाव हो गया, और जन जन में वहां, चाहे वह दक्षिणी दिल्ली का इलाका हो, उत्तरी दिल्ली लोकसभा हो, पूर्वी दिल्ली लोकसभा हो, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा हो, पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी लोकसभा हो, नई दिल्ली लोकसभा हो, ये जितने भी 7 लोकसभा हैं, उन 7 लोकसभाओं में जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली से ये लोकसभा लड़ रहे थे, तो इनकी लोकसभा में इनको सफलता प्राप्त हो जाए, इसलिए क्योंकि वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिक लोग हैं, इन्होंने यह कार्ड खेला। वह कार्ड बाकी क्षेत्रों में इतना प्रचारित हुआ कि यह तो यहां के विषय में नहीं सोचता, वहां के विषय में सोचता है।
और वहां के विषय में भी इन्होंने क्या किया कि पूर्वी दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए और उसमें बाइफरकेशन हुआ। और इस बाइफरकेशन में वहां जितने भी सांगठनिक पदों पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं जोड़ पाए ठीक ठाक व्यक्ति, इन्होंने पश्चिम पूर्व बिहार के अधिकांश लोगों को रखा। अब इसमें दिल्ली पर पंजाबी लोग सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, उसके बाद हरियाणवी प्रभावी हैं, उसके बाद पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले प्रभावी हैं, लेकिन वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के ही साथ कमोवेश रहते हैं। फिर पूर्वी दिल्ली और फिर बिहार के लोग प्रभावी हैं। अब एक प्रकार से बिहार के लोगों को छोड़कर बाकी सबको वो काट चुके थे, अपने आप से काट लिए थे। चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए भाजपा से भी काट चुके थे। कोई सवाल करता है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 लोकसभा में 7 भाजपा को क्यों मिल गई? इसलिए मिल गई कि दिल्ली में हमेशा 7 लोकसभा भाजपा या कांग्रेस को ही जाती है और लोकसभा का मतदान वे केंद्रीय नेतृत्व को देखकर करता। वो सीधा सीधा चुनाव लोकसभा का 7 लोकसभा का जीतना केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी को देख कर दिया गया वोट, भाजपा को देखकर दिया गया वोट था। अमित शाह, राजनाथ जी को देखकर दिया, संगठन तंत्र को देखकर दिया गया वोट था। उसमें मनोज तिवारी या दिल्ली की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहीं उसका कोई दूसरा मूल्य नहीं था। इस बात को बहुत ठीक से और व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए और इस चीज को जब हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे। और एक दूसरी बात, व्यक्ति का जो मनोविज्ञान होता है वह हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिए, अधिकार भाव सर्वोत्तम भाव होता है व्यक्ति के मनोविज्ञान में। पशुओं और जीव जंतुओं के भी मस्तिष्क में अधिकार भाव सर्वे से बड़ा भाव होता है। आप 2 जानवर हो सामने, रोटी का टुकड़ा दीजिए, 1 2 3 रोटी मान लीजिए दीजिए आप, तो जो जानवर होगा खाएगा एक ही रोटी, वो इकट्ठा तीनों नहीं खाएगा, लेकिन चाहेगा कि तीनों हमारे पास पहले रहे। अधिकार भाव व्यक्ति के अंदर सबसे प्रबल भाव होता है। वो किसी चीज पर अपना प्रभाव, अपना आधिपत्य, अपना अधिकार चाहता है और वह अधिकार पहले उपयोग करना चाहिए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में गया, चाहे ब्यूरोक्रेट हो बहुत से बड़े से बड़ा, फिल्म का कोई व्यक्ति हो, व्यवसायी कोई बहुत बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वह राजनीति में आना क्यों चाहता है? इसलिए कि अधिकार पाना चाहता है। अनिल अंबानी भी राज्यसभा सदस्य होना चाहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी, प्रमोद महाजन जी होते तो वो भी राज्यसभा में पहुंच गए होते। वो क्यों राज्यसभा में जाना चाहते हैं? लॉर्ड स्वराजपाल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्यों जाना चाहते हैं? लक्ष्मी श्रीनिवास मित्तल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्यों जाना चाहते? अमिताभ बच्चन लोकसभा में क्यों, राजेश खन्ना लोकसभा में क्यों, धर्मेंद्र लोकसभा में, हेमा मालिनी लोकसभा, दारासिंह लोकसभा क्यों जाना चाहते हैं? यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति क्यों होना चाहते हैं? उनके पास किसी पैसे, इज्जत, शोहरत की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जीव, तत्व, पदार्थ में अधिकार भाव सर्वोत्तम भाव होता है और उसी अधिकार भाव के कारण व्यक्ति हमेशा उस दिशा में अग्रेसिव होता है और उस एग्रेशन के कारण उस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन जो लोग प्रमोट करते हैं, जो उनको सहयोग करते, यह उनके विचार का विषय है कि हमको क्या करना चाहिए, किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ खड़ा नहीं। कम से कम भारतीय राजनीति में विशुद्ध राजनीतिक 100% राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसी के हक में राजनीति करने वाले को या वोटर को या मतदाता को या जनता को सोचना चाहिए। उसको या तो अध्यापक के बारे में या अधिवक्ता के बारे में या तो पत्रकार के बारे में, इसके अलावा किसी के बारे में यदि वो विचार किया तो इसका मतलब है कि वह किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को के आगोश में फंसने वाला है और वह उसको नुकसान पहुंचाएगा। अरविंद केजरीवाल के प्रकरण में पूरी तरह यही हो रहा है।
एक आईएएस रिटायर्ड हैं सूर्य प्रकाश सिंह या सूर्य प्रताप सिंह। वो सभी सरकारों के विरुद्ध कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। वो गन्ना आयुक्त भी रहे हैं। जिन जिन पदों पर रहे हैं बहुत सारे लोग जानते हैं। उन पदों पर रहते हुए क्या क्या गतिविधियां किए हैं ये सब लोग भी जानते हैं। उनका पूरा परिवार अमेरिका सेटल्ड है, ये सब लोग भी जानते हैं। एक आईएएस अफसर जितना वेतन पाता है उसके आधार पर अपने परिवार को अमेरिका सेटल कर दे, ये आसान काम है? सहज और सरल काम तो है नहीं। कोई न कोई मतलब था, कोई न कोई उन्होंने ऐसा खेल खेला कि जिसके नाते वो सामर्थ्य उनके पास विकसित हुई कि वो वहां सेटल कर सकें। और आज वो अपने स्वयं यहां बैठकर जैसे हरकिशन सिंह सूरजी, जैसे प्रकाश करात, जैसे सीताराम येचूरी या जितने भी वामपंथी लोग हैं, उनके सारे बेटे घर परिवार के लोग विदेशों में रह के अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनके परिवार के लोग यहाँ नहीं रहते, वो विदेशों में रहते हैं, वेल सेटल्ड हैं सर। वो यहाँ रहते हैं केवल राजनीति करने के लिए। इसलिए राजनीति में हमेशा उसी व्यक्ति को आप प्रश्रय दीजिए, अन्यथा राजनीति जो समाज और राष्ट्र की रीढ़ का विधान, राजनीति कोई बुरा काम नहीं, कोई खराब काम नहीं है। राजनीति करने वाला अच्छा व्यक्ति हमेशा, बुरे उसमें भी होते हैं, विशुद्ध राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति होगा, अच्छे बुरे हर जगह हो सकते, अध्यापक होगा, अधिवक्ता होगा, पद, लेकिन इनमें बेहतरी की संभावना सर्वाधिक होती है इन 4 प्रकार के लोगों में। और एक चीज और बता दी, समाज में जितनी विकृति और बुराई है, उस विकृति और बुराई में राजनीतिज्ञ उतने नहीं हैं। आप हिंदुस्तान की जितनी भी पास कॉलोनियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बेशकीमती, उन कॉलोनियों का सर्वेक्षण कर लीजिए तो वहां के फ्लैट्स, वहां के बंगले, वहां के प्लाट जो खाली हैं, पता करिए, सर्वेक्षण करिए तो वो किसके निकलते हैं? ब्यूरोक्रेट्सों के निकलते हैं, धन पशुओं के निकलते हैं, व्यापारी वर्ग के निकलते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरों के लिखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के निकलते हैं। आप नेताओं के 2, 4, 5, 10% पाएंगे कि उनके फ्लैट्स, बंगले और ये सब चीजें होंगी। कांग्रेसी लोगों की बात अलग है, अन्ना द्रमुक पार्टी की बात अलग है, या अन्य पार्टियों की बात अलग है कि वो दूसरी चीजें, दूसरा वातावरण बना के विदेशों में क्या क्या करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर, लेकिन सामान्य जो औसत राजनीतिक व्यवस्था है उसकी बात मैं कर रहा हूं। राजनीतिक व्यक्ति का जीवन चूंकि सार्वजनिक होता है, जैसे विशुद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन सार्वजनिक होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है, लोग अपेक्षा करते हैं स्वाभाविक। अध्यापक का जीवन लगभग सार्वजनिक जीवन है, वो सब लोग देखते हैं। कचहरी में वकील, अधिवक्ता जो काम करता है, दिन भर 100, 200, 500, 1000 लोगों से मिलता है, उसका एक तरह से सार्वजनिक जीवन है। पत्रकार, अखबार वाला दिन भर में 10, 20, 50, 100 लोगों से मिले ना तो उसके पेट ही न पचे। भोजन करना है, भोजन पचेगा नहीं, बात न करे तो पचे ना। यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ, उन खबरों के आधार पर एग्जैक्ट खबर परोसना उसका कर्तव्य होता है। इसलिए उसका भी जीवन एक तरह से पारदर्शी जीवन, बिना पारदर्शिता के वो छिपाएगा तो और गड्ढमड्ढ होगा उसका जीवन। अरविंद केजरीवाल इसी प्रकार का एक कुटिल खेल खेलने वाला व्यक्ति है। अभी भी गनीमत है कि भाजपा जैसे दल को दिल्ली को केंद्रित रख के ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को आगे करना होगा जो दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के समीकरण को ठीक से समझे, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को ठीक से समझे और बिहार के समीकरण को ठीक से समझे, इन सबके साथ तादाद में स्थापित करें। अन्यथा केजरीवाल दिल्ली में बैठकर दिल्ली को नष्ट कर रहे हैं, दिल्ली को समाप्त कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। और ऑड इवन फार्मूला उन्होंने लागू किया। मैं एक तथ्य आपको बता दूं, दिल्ली में जितने भी मोटर व्हीकल बेचने वाले लोग थे, उन सारे कंपनियों से उनके अंदर खाने सारे से संबंध, संपर्क थे कि आप हमको इतना इतना दीजिए और हम आपको बेहतर परिणाम देंगे, आपकी बिक्री बढ़ेगी। तो उन सबों ने कहा कैसे? तो कहा कि प्रतीक्षा करो, वेट करो। और वेट करने के चक्कर में उन्होंने जो सूचना दी, वो सूचना कैसी दी कि एक दिन आड चलेगी गाड़ी, एक दिन इवन चलेगी।
अब दिल्ली में जो समर्थ लोग हैं, जो कार चला सकते हैं, एक कार चला सकते हैं, दो चला सकते हैं, जिनके पास 8 गाड़ी थी वो इवेंट गाड़ी के नंबर वाली एक दूसरी कार ले लिए। जो इवेंट गाड़ी वाले नंबर वाले थे उन्होंने 8 गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी ले ली। अब जिनके पास एक गाड़ी थी सबके पास 2 गाड़ियां हो गई। एक दिन वो 8 गाड़ी से चलते थे, एक दिन इवेंट गाड़ी से चलते थे। उस दौरान आप देखिए जब ये 8 इवेंट फार्मूला उन्होंने लागू किया, दिल्ली में कारों की बिक्री कितनी तेज हो गई। इस चीज को किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इतना श्रूढ़ राजनीति, जैसे दिल्ली में जब चुनाव आया तो हनुमान भक्त बन के गदा लेके घूमने लगे। खांटी कम्युनिस्ट, 4 तरह के कम्युनिस्ट हैं इस समय हिंदुस्तान में। क्रिटिकल कम्युनिस्ट यानी संक्रामक वामपंथी, दूसरे हैं रेडिकल कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी वामपंथी, तीसरे हैं आपको जनरल कम्युनिस्ट जो सामान्य वामपंथी हैं, और चौथे नंबर के जो वामपंथी हैं वो नक्सलवादी कम्युनिस्ट हैं। ये चारों कम्युनिस्टों के जो गुण और विशेषता, गुण धर्म है, वो सब एक साथ केजरीवाल में विद्यमान है। इस चीज को समझना, जानना, दिल्ली की राजनीति का जो रिफ्लेक्शन देश पर होता है उसको समझना, और भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी और तुलनात्मक रूप से देश में सबसे बेहतर राजनीतिक पार्टी को इस दृष्टि से विचार करके दिल्ली की राजनीति पर फोकस करना पड़ेगा। शाहीन बाग जैसा खेल और कोविड-19 जैसा खेल, षड्यंत्र जो उस व्यक्ति ने किया, अपनी बीमारी का जो खेल किया, वहां के जो मजदूर वर्ग हैं उनको निकलने का जो षड्यंत्र और खेल किया, उस खेल को समझना और आम जनता तक पहुंचाना, आम लोगों तक पहुंचाना। मीडिया में और सोशल मीडिया में आकर जो बात करते थे, काम अंदर दूसरा करते थे वो। इस बात को बहुत शिद्दत से, बहुत सटीक तरीके से समझने जानने की आवश्यकता है, और अगर इसको ठीक से समझने जानने की कोशिश नहीं की गई तो केजरीवाल की राजनीतिक जीवन का जो विकास हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वह ठीक नहीं है, भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है, भारतीय लोक कल्याण के लिए ठीक नहीं है, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए ठीक नहीं है। उनको ब्रेक लगाना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। कल ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति विषय पर शाम 9 बजे इसी फेसबुक लाइव पर, इसी पेज पर मैं आप सबके लिए उपलब्ध होऊंगा। चर्चा में आप जरूर शामिल हों और हमारी बातों को ध्यान से सुनें, तो आपको भी बहुत सारे सुझाव देने में सुविधा होगी। आज इस अवसर पर इतना निवेदन करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।